नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि को सब्सक्राइब करें। तो चलिए छात्रों, आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का स्वाध्याय चौथा देखते हैं। कृति पहली अ। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। छात्रों, आपकी जो हिंदी की किताब है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 14 भाषा बिंदु, इस मुद्दे में आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उन वाक्यों में जो संज्ञा शब्द आए हैं उनको आपको पहचानना है और उनके भेद लिखने हैं। पहला वाक्य है, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। इस वाक्य में आपको संज्ञा कौन सी है पहचाननी है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भारती, महाभारत, ताजमहल आदि। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे जानवर, लड़की, पुस्तक, बाग आदि। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या जिसे हम छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसका हमें पूरा आभास होता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घी, चावल, दूध, लोहा, ज्वार, बाजरी आदि। समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सेना, दल, भीड़, कुटुंब, परिवार आदि। तो आपको यहां पर वाक्य दिया है छात्रों, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। तो इस वाक्य में कौन से शब्द संज्ञा हैं? पहला ही शब्द है सोनाबाई। सोनाबाई ये औरत का विशेष नाम है, इसलिए सोनाबाई ये जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा शब्द है बच्चों। बच्चों ये लड़कों की जातियों के लिए कॉमन नाउन है, इसलिए ये है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य है, गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में गाय, कौन सी गाय? लाल गाय, काली गाय, सफेद गाय। गाय ये गायों के लिए कॉमन नाउन यहां पर दिया गाय, इसलिए गाय ये शब्द जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूध ये पतला होता है, दूध किसी को अगर देना है गिन कर, तोल कर, तो उसे नाप चाहिए, इसलिए जिसे नापा या तोला जाता है उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहते हैं। तो दूध ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर, ध्यान रहे ये वाक्य को जरा ठीक से सुनिए। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर कौन सा ईश्वर? कौन सा भगवान? भगवान गणेश जी, भगवान हनुमान जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी, कौन से ईश्वर? इसलिए ईश्वर ये भगवानों के लिए कॉमन नाउन इस्तेमाल किया गया, इसलिए ईश्वर ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। प्रार्थना, प्रार्थना एक भाव होता है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। और यही वाक्य को फिर से देखिए, हर रोज ईश्वर भगवान से प्रार्थना करता है। यहां हर रोज ईश्वर भगवान से प्रार्थना करता है, या हर रोज ईश्वर प्रार्थना करता है। ईश्वर प्रार्थना करता है मतलब किसी लड़के का नाम या किसी आदमी का नाम ईश्वर है, फिर यह आदमी का विशेष नाम ईश्वर रहा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो सकता है। लेकिन इस वाक्य में जो ईश्वर शब्द आया है वो भगवानों को संबोधित करते हुए आया है, इसलिए ईश्वर इस वाक्य में जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, प्रार्थना है भाववाचक संज्ञा है। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। इस वाक्य में सैनिकों, सैनिक कौन से? वायुदल के हैं, भूदल के हैं, नेवी के हैं, इसलिए कौन से सैनिकों की टुकड़ी आई है? इसलिए वो तीनों दलों के
जो सैनिक होते हैं उनको मिलाकर सैनिक शब्द इस्तेमाल हुआ है शायद। यहाँ सैनिक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। टुकड़ी, कुछ सैनिकों की मिलकर टुकड़ी हुई, एक सैनिक नहीं बहुत सारे, इसलिए जो ज्यादा एक जगह आते हैं उनके लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना ये धातु है इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी ये भी धातु है इसलिए वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिसे मापना पड़ता है, तोलना पड़ता है, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक का पदार्थवाचक। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वैसे हमें अगर सोना लेना है तो हम ऐसा नहीं कह सकते भैया हमें जरा एक सोना देना, नहीं, 1 तोला 2 तोले हैं, इसी तरह से इसलिए नापा जाता ना, इसलिए क्या है द्रव्यवाचक है। गोवा देख, गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा, गोवा देखते ही मैं तरंगायित। गोवा ये किसी विशेष राज्य का, स्टेट का नाम है इसलिए गोवा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। युवकों का ये नौजवान लड़कों के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। दल, दल अकेले का नहीं हो सकता, उस दल में बहुत सारे छात्र या युवक जमा हुए, इकट्ठा हुए, इसलिए जो इकट्ठा होते हैं उनका समूह होता है इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा है। कार्य, कार्य भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। कौन सा देश? विदेश, कौन सा देश? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस यानी कि रशिया, चाइना, कहां? अन्य देशों के लिए विदेश शब्द इस्तेमाल किया है और इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। भ्रमण, भ्रमण भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। इस कहानी में, कौन सी कहानी? रामायण की कहानी है, महाभारत की कहानी है, किसान की कहानी है, इसलिए कहानी ये जो शब्द है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समाज, किसी एक व्यक्ति का समाज नहीं होता इसलिए समाज जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। चित्रण ये भाववाचक संज्ञा है। सागर का जल खारा होता है। सागर ये समुद्र के लिए कहा गया है। यहाँ अनेक समुद्र के नाम हैं। अरबी समुद्र है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, लेकिन कौन सा सागर? फिर समुद्रों के लिए कॉमन नाउन इस्तेमाल किया यहाँ पर सागर, इसलिए सागर ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जल ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। छात्रों, ब, कृति ब, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढ कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो पाठ है उस पाठ को आपको पढ़ना है, उन पाठ में से आपको 5 संज्ञाओं को चुनना है। जैसे मुझे मिला है गुस्सा, भाववाचक संज्ञा का शब्द है ये गुस्सा, इसका आपको खाली वाक्य में प्रयोग करना है। गुस्सा भी मनुष्य के दुख का कारण होता है। अगला शब्द है इंसानियत, मतलब मानवता। इसका वाक्य होगा जब तक धरती पर इंसानियत है तब तक हर जीव सुरक्षित है। तीसरा वाक्य, तीसरा शब्द है मरीज। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति मन का मरीज होता है, मतलब रुग्ण। चौथा शब्द है असम, स्टेट का नाम है। असम में चाय के बागान बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पांचवा शब्द है चाय। ठंडी के मौसम में गर्म चाय ज्यादा अच्छी लगती है। कृति अगली क, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। छात्रों, सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ आपको रिक्त स्थानों में सर्वनाम का इस्तेमाल करना है। सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है कौन? वे। आपको लिखना है वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। दूसरा वाक्य है रिक्त स्थान है और बाजार जाओ। रिक्त स्थान में आपको लिखना है तुम बाजार जाओ।
कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते। चौथा वाक्य, इसे लेकर रिक्त स्थान क्या करोगे, तुम क्या करोगे। पांचवा वाक्य है, हृदय रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान उदार हो। आपका हृदय है, आपका ये शब्द सर्वनाम है। आप उदार हो, आप ये शब्द सर्वनाम है। छठा वाक्य है, लोग रिक्त स्थान कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, तो क्या आएगा, लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, नहीं तो लोग मालिक कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। ऐसा मालिक ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ क्या चाहिए आपको, सर्वनाम। तो क्या आना चाहिए, तुम्हारा या अपना, ऐसा शब्द आना चाहिए। सात वाक्य है, रिक्त स्थान रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। यह है वह रिसोर्ट, वह जहां हमने बुक किया है वह रिसोर्ट, वह शब्द उस रिसोर्ट के लिए इस्तेमाल किया है, वो सर्वनाम है। इसके बाद रिक्त स्थान, लोग दिन भर पंजी देखते रहे। हम लोग, हम ये शब्द सर्वनाम है। नवा वाक्य, रिक्त स्थान इसके पहले उसे मना करता। मैं रिक्त स्थान पर क्या ये, मैं ये सर्वनाम है, मैं इसके पहले उसे मना करता। 10 वाक्य, काम करने के लिए कहाँ है, उसे करो, उस काम के लिए इस्तेमाल किया है उसे, उस काम को उसे, ये जो सर्वनाम इस्तेमाल किया गया है। छात्रों, कृति अगली ड, पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाठ में सर्वनाम है, उसे आपको ढूंढना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसा एक पहला शब्द मैंने ढूंढा है, वो सर्वनाम के रूप में है मेरी, गलती मेरी नहीं थी। दूसरा सर्वनाम शब्द है अपने आप को, अपने आप को कमजोर समझने वाला राम कक्षा में प्रथम आया। कुछ, दाल में कुछ गिरा है, जो चीज गिरी है ना उसका नाम लिया नहीं है, उसके लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किया है, इसलिए कुछ ये शब्द क्या है, यहां पर सर्वनाम है। क्या क्या खाने में कड़वा लगता है, क्या खाने में, ओ जो चीज कड़वी लगती है ना उसका नाम लिया नहीं, उसके बदले क्या ये शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह कई धर्मों की जननी है, यह शब्द सर्वनाम है। बाजार से कुछ खरीद लाओ, कुछ जो चीजें लानी है उसका नाम नहीं लिया है, उसके बदले सर्वनाम कुछ ये आया है। कृति दूसरी, निम्नलिखित वाक्य में से अव्यय शब्द ढूंढकर उनके भेद लिखिए। छात्रों, यहां पर वाक्य में अव्यय आए हैं, तो उन अवयवों को आपको ढूंढना है और लिखना है। अवयवों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं, जिन अवयव शब्दों से स्थान, काल, रीति, परिणाम आदि का बोध होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण सर्वनाम कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं ना, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा, संबंध सूचक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। छात्रों, चौथा क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय, जिन अवयवों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि का भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। आपको यहां पर दिए हैं वाक्य, देखते हैं पहला वाक्य, अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटने की घटना है। इस वाक्य में ऐसे शब्द हैं जो लिंग वचन कारक की वजह से उसमें बदलाव नहीं आता, और जिसमें बदलाव नहीं आता ऐसे शब्द होते हैं अव्यय शब्द।
अब देखिए यहाँ पर अब लड़का कहें या लड़की, मतलब लिंग, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, कहने से उसमें अब शब्द में कोई बदलाव नहीं होता। अब शब्द क्या है? अव्यय शब्द है। मुझे, मुझको, मुझसे बदलाव होता है। यूं, यूं ही, लगा, लगे, लगे, बदलाव होता है। कि, इस शब्द में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए कि ये शब्द भी क्या है? अव्यय शब्द है। मेरी, मेरा, मेरे, टांग, टांगे, बदलाव। टूटना, टूटी, बदलाव। एक, एकता, बदलाव। घटना, घटनाएं, बदलाव। है, हूं, बदलाव। लेकिन इस वाक्य में अब और की ये दो शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग वचन कारक की वजह से कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए वो अव्यय शब्द हैं। अब पहचानना है उनका भेद। अब शब्द, अब क्या बता रहा है? अब शब्द समय बताता है और क्रिया विशेषण की परिभाषा यही है। जी अव्यय शब्द से स्थान, समय मतलब काल, रीति मतलब पद्धति, परिणाम आदि का बोध होता है, वो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। अब ये शब्द हमें अब, कल, अब, ये शब्द क्या बताते हैं? वक्त बताते, समय बताते, इसलिए वो काल बताने वाले शब्द है, इसलिए वो अब शब्द क्या? क्रिया विशेषण अव्यय है। कि ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। और दूसरा वाक्य, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, इस वाक्य में और शब्द हैं, दो वाक्यों को जोड़ने वाला ये और शब्द जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा वाक्य, एक लड़का मेरी टांग के साथ, एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। के साथ जो अवयव होता है उसके पहले अगर के आए तो, और नाम या सर्वनाम मतलब संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है वो अव्यय शब्द, तो संबंध सूचक अव्यय होता है। यहाँ के बाद लड़का, मेरी, ये दोनों भी क्या है? संज्ञा है। मेरी ये सर्वनाम है, इसके बाद आया है क्या? के साथ, तो ये संबंध सूचक, संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा है, मैं भीतर तक कांप गया। भीतर तक, मेरे अंदर का स्थान बताया ना, जहां स्थान बताया जाता है वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। कृति तीसरी, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार, जो कोष्टक में सूचना दी उसके अनुसार बदलाव कीजिए। उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। आपको सूचना दी ये वाक्य जो है सामान्य भविष्य काल में बदलाना है। सामान्य भविष्य काल में बदलाने के लिए आपको जो क्रिया है उस क्रिया को गा, गी, गे, ये अंतिम वर्ण आना चाहिए। कैसा होगा वाक्य? उनके चेहरों पर उत्सुकता की जो लहर है वो, उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ेगी, हो गया सामान्य वर्तमान का काल वाक्य। दूसरा वाक्य, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है। पूर्ण भूतकाल करना है। पूर्ण भूतकाल में मैंने आपको पहले ही बताया था, अब फिर से कहता हूं, पूर्ण भूतकाल में कर्ता को कभी कभी ने प्रत्यय लगता है। वाक्य के अंत में था, थी, थे होता है, और उसके पहले जो ये होता है शब्द, उसका अंतिम वर्ण होता है या, ई, ई, आ, की, ऐसे। तो यहां पर हुआ आया है, अंत में क्या चाहिए? था, थी, थे, वाक्य वही होगा। सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ था, है को हटा दिया, था लगा दिया, क्या हुआ? पूर्ण भूतकाल। जो भूतकाल होते हैं, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल की क्रिया जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके अंत में था, थी, थे आता है। ठीक है, अगला वाक्य, अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता था। तो यहां आपको जो वाक्य दिया है कैसा है? अस्पताल वैसे खतरनाक शब्द होता है, इसे आपको क्या करना है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के लिए ट्रिक ध्यान रहे, अपूर्ण भूतकाल में भी वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं, लेकिन उसके पहले जो शब्द होता है वो रहा, रही, रहे, इनमें से एक आता है, या नहीं तो रहा, रही के बदले जो शब्द होता है था, थी, थे के पहले, उसके पहले जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण होता है ता, ती, ते। इसलिए यहां होता
ता आया है। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता था। अगला वाक्य है, मैं गलत कमरे में आ गया था, पूर्ण वर्तमान काल। आ गया था, इस वाक्य को आपको पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। यहां आपको पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के अंत में है या हूं होता है, उसके पहले जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण होता है या, ये, ई, आ, की, ये, ऐसे। तो यहां गया या आया है, पहले था के बदले आपको खाली है लिख देना है। छात्रों, कृति क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। दुर्घटना, ये शब्द जो है दुर्घटना, जो घ के ऊपर, घ इस वर्ण के ऊपर जो रफा रे आधार है उसका विसर्ग चिन्ह बन जाता है। तो कैसा होगा? दु, धन घटना। और जिस वाक्य में विसर्ग चिन्ह होता है वो विसर्ग संधि होती है। दूसरा शब्द है परमात्मा, विच्छेद कैसा होगा? परम, परम ये पूरा म है, इसका अंतिम वर्ण म जो है पूरा है, इसलिए उसके साथ अ जुड़ा हुआ है। पूरा वर्ण हो तो उसके साथ अ जुड़ा हुआ होता है, अ की मात्रा होती है। तो परम अ, और आगे का जो शब्द आत्मा, परम आत्मा, अ आ, ये दोनों क्या है? स्वर है, इसलिए वो स्वर संधि है। अगला शब्द है निश्चिन, निश्चिन, ये जो निश्चित शब्द होता है ना, आधा श अगर आए शब्द में तो आधा श जो होता है उसका विसर्ग बन जाता है। तो शब्द कैसा होगा? नी, विसर्ग, धन चित, और विसर्ग चिन्ह आने पर कौन संधि होती है? विसर्ग संधि। अगला शब्द है व्यस्त, व्यस्त मतलब वी, वी, इस वी की जो मात्रा है वो रस्व ई की मात्रा है। ई, रस्व ई की मात्रा क्या है? स्वर है। और अगला शब्द अस्त, अस्त का अ स्वर है, ई भी स्वर है, अ भी स्वर है, इसलिए स्वर स्वर एक हो गए तो स्वर संधि बन जाती है। अगली कृति है, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। छात्रों, जो वाक्य के भेद होते हैं वो कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मुख्य भेद दो प्रकार के, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से होते वो तीन, साधारण, उसे सरल कहते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये है रचना की दृष्टि से। और दूसरे अर्थ की दृष्टि से 8 भेद है। वो कौन से? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। तो आपको यहाँ जो दिए हैं उसका आपको भेद लिखना है। यहां देखिए वाक्य, अर्थ की दृष्टि से, बच्चे खेलने लगे, बच्चे खेलने लगे, ये साधारण विधान है, इसलिए विधानार्थक वाक्य। दूसरा वाक्य, हाय तुम्हें क्या हो गया है, आगे प्रश्न चिन्ह है, आगे प्रश्न चिन्ह इसलिए शब्द, ये जो वाक्य है क्या है? प्रश्नार्थक वाक्य है। अच्छा भाई माफ करना, है विस्मय चिन्ह है। और ये जो वाक्य है और अच्छा भाई माफ करना, ये विस्मय शब्द और आगे का वाक्य इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये विस्मयार्थक वाक्य है। आप भी मुझसे भागेगा, प्रश्नार्थक चिन्ह है, इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य है। कृति छठी आगे की, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है कांप उठना। ध्यान रहे, जो मुहावरा दिया है उसका अर्थ लिखना है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करते वक्त अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, आपको जो मूल मुहावरा है उसका ही उपयोग करना है। इसलिए देखते हैं, अपने पांव पर बिच्छू को देखकर गुल्लू कांप उठा। लेकिन कांप उठा का मतलब होता है भयभीत होना, घबरा जाना, डर जाना, लेकिन वाक्य में कांप उठा यही शब्द आना जरूरी है। अगला मुहावरा है टांग अड़ाना, मतलब बाधा डालना। वाक्य है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। छात्रों, मुहावरे जहां इस्तेमाल किए हैं, जैसे टांग अड़ाते हैं,
टांग अड़ाते रहते हैं, इसके नीचे अधोरेखांकित करना है। पहला वाक्य जो है कांप उठा, इसके नीचे आपको इस शब्द को क्या करना है, अधोरेखित करना है। कृति 7वीं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, जो अशुद्ध है, जो गलत है, उसे सही करके लिखना है। अब घबराने का कोई बात नहीं, इसमें 2 गलतियां हो सकती हैं, तो आपको अब घबरा, ड के बदले र, घबराने की, का के बदले की, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा लिखना है, दुरुस्त करना है। अगला वाक्य, मेरे दिमाग से एक नया मुहावरे का जन्म हुआ। मेरे दिमाग में, से के बदले में होना है, उस पर अनुसार मतलब बिंदी होना है। नया, नया का बदले नए, मात्रा की जो है वो चाहिए, स्वर का जो ये है वो चाहिए। तीसरा वाक्य, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो ये गलत वाक्य कैसा है, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलानी शुरू किया। तो कैसा लिखना है आपको यहाँ पर, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना, हिलाने के बदले हिलाना शुरू किया। ये जो किया है ना, इसमें बदलाव करना है, यज्ञ की ये इस्तेमाल करना है। चौथा वाक्य है, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरे मेज पर। एक कुर्सी पर, पे के बदले पर, चढ़ा तो दूसरा, दूसरे के बदले दूसरा, ये चाहिए। कृति 8वीं, निम्नलिखित वाक्यों में से सही क्रिया छाट कर लिखिए या पहचान कर लिखिए या अलग निकालिए। हिंदी में सबसे आसान प्रश्न अगर कौन सा होता है, सही क्रिया छाट कर लिखना। पहला वाक्य है, सामने से एक कार आ पहुंची। इस वाक्य में आ पहुंची, ये 2 क्रिया हैं। पहली आ यानी कि आना, ये मुख्य क्रिया है। पहुंची ये सहायक क्रिया है। आ पहुंची ये संयुक्त क्रिया है। जो अंत में आती सहायक क्रिया उसका आपको लिखना है खाली उत्तर। क्या लिखना है, पहुंची, कोष्टक में लिखना है पहुंचना। दूसरा वाक्य, मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। टूट गई ये संयुक्त क्रिया है। पहले टूटना ये मुख्य क्रिया है। गई मतलब जाना, ये सहायक क्रिया है। आपको लिखना है गई, कोष्टक में जाना। तीसरा वाक्य, ये सिर्फ सूरत दिखाने आए। दिखाने मतलब दिखाना, ये क्रिया है। आए आना ये क्रिया है। दिखाए आना ये संयुक्त क्रिया है। दिखाने ये मुख्य क्रिया है। आए ये सहायक क्रिया है। आपको लिखना है आए, और यह कोष्टक में लिखना है आना। चौथा वाक्य, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। पटकना, दी देना, पटक दी ये क्या है, संयुक्त क्रिया। पटक ये मुख्य क्रिया, दी ये सहायक क्रिया। आपको लिखना है सहायक क्रिया दी और कोष्टक में देना। छात्रों, कृति क्रमांक 9, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। आपको यहां क्रियाएं दी हैं, तो ये जो क्रियाएं हैं ये धोना, इसका आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। आपको खाली यहां इसे बदलाव करना है। और प्रेरणार्थक क्रिया होती है दूसरे से प्रेरणा लेकर जो काम करता है वो। यहां धोना, अपने आप अगर कपड़े धोते हैं तो धोने की क्रिया हो गई, लेकिन किसी ने कहा भाई अरे उतने कपड़े धुलाओ, तो दूसरे ने कहा इसलिए। लेकिन तीसरे ने दूसरे काम, फिर उसने हमें कहा तो फिर धुलवाना। जैसे गोपाल कहानी लिखता है तो लिखना क्रिया हो गई। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं तो लिखाना। पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसलिए यहां कैसा होता है, धोना, धुलाना, धुलवाना, खेलना, खेलाना, खेलवाना, भागना, भगाना, भगवाना। यह आसान है। कृति क्रमांक 10, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर वाक्यों प्रयोग कीजिए। क्या करना है आपको, कारक। कारक के कितने भेद देते हैं आपको पता है, 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो आपको यहां लिखना है। अब घबराने की कोई बात नहीं, की ये कारक है। तो ये कौन सा कारक है, कौन सा, संबंध कारक, जिससे संज्ञा का किसी अन्य शब्द संज्ञा से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसलिए कि ये शब्द क्या है, संबंध कारक है।
दूसरा वाक्य, वक्त स पर आता है। स पर मतलब आधार लिया है, पर वक्त आधार लेता है किसी का आने पर, इसलिए जिसे आधार हो चाहिए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। फिर पर यह शब्द कारक है और वो अधिकरण कारक है। मित्रों आओ, जब जी चाहे आओ। मित्रों ये किसी को पुकारा है, संबोधन कारक कहते से। जिसे पुकारा जाता है, जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अगला वाक्य है, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई। मतलब छाती से गर्दन अलग हो गई, और अलग होने का भाव अगर रहा तो क्या होता है, अपादान कारक होता है। इसलिए से ये जो कारक है क्या है, अपादान कारक है। छात्रों कृति 11वीं, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द, यहां इस वाक्य में आपको क्या करना है, परिचित अपरिचित के बीच में संयोग चिन्ह रखना है। दूसरा वाक्य, टांग का टूटना। टांग का टूटना ये मुहावरा, इस मुहावरे को उद्धरण चिन्ह में लेना है। जो इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है ना, उसे इकहरे चिन्ह में लेना है, उद्धरण। बाकी ठीक है। अगला वाक्य, कहिए अब दर्द कैसा है। ये पूरा वाक्य दोहरे उद्धरण चिन्ह में लेना है। कहिए के पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाइए, फिर अल्प विराम दीजिए। अब दर्द कैसा है, प्रश्न चिन्ह दीजिए और उद्धरण चिन्ह बंद कीजिए। चौथा वाक्य, फिर रोना कुछ कम हुआ। यहां हुआ के बाद पूर्ण विराम दिया है, और इस तरह से ये वाक्य पूरा हुआ है, विराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। छात्रों यहां पर स्वाध्याय क्रमांक 4 पूरा हुआ है। छात्रों इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, अगर आप इस मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ज्ञान समृद्धि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।